फिर आता है रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब होता है इज्जत, ठीक है, डिग्निटी होती है इज्जत, और यही लाइफ में सबसे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। तूने मेरी बेइज्जती कर दी ऐसे करके बोलते हैं ना, बड़ा गुस्सा आ जाता है ना। तो आप लोगों ने यू हैव अंडरस्टूड बाय नाउ दैट कास्ट वी वर बॉर्न इनटू, जिस कास्ट में हम पैदा होते हैं, जिस रिलीजन को हम लोग मानते हैं और जिस बैकग्राउंड से हम लोग आए होते हैं, हम मेल हैं फीमेल हैं, इन सब चीज़ों का मतलब बहुत असर पड़ता है। और इक्वालिटी और इन इक्वालिटी है, कास्ट, धर्म, है ना, जेंडर, इन सब चीज़ों से, और रेस, मतलब अमीर हैं गरीब हैं, स्टेटस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हम लोगों ने ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारीज़ की इसमें पढ़ा उनके बारे में कि किस तरीके से उनको इनइक्वालिटी झेलनी पड़ी थी कास्ट और रिलीजन के वजह से। जब पर्सन्स को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता तो उनकी डिग्निटी काफ़ी ज़्यादा वायलेट होती है, उनकी इज्जत काफ़ी ज़्यादा वायलेट होती है, उनको बुरा लगता है। तो ये एक मूवी का सीन है कि पैसे कोई फेंक के जा रहा था, है ना, तो उसने लिए नहीं, मतलब पैसे फेंके तो उसने एक्सेप्ट नहीं किए। दीवार मूवी का ये है कि फेंके तो मतलब इज्जत से नहीं दिए ना, जब मेहनत करके इज्जत से कमाए हैं तो इज्जत से दो। तो यही होता है कि अगर हम किसी के साथ भेदभाव करते हैं तो उनकी डिग्निटी हर्ट होती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है अपनी सिचुएशन के बारे में, मतलब काफ़ी बुरा उनके साथ व्यवहार किया जा रहा था स्कूल में, बाकी सारे बच्चों को पीटते थे, बुरा व्यवहार करते थे, बट वो अपनी सिचुएशन के बारे में बहुत ही कम कुछ कर पा रहे थे। जब उनके फादर आए, उन्होंने अपने बेटे को देखा तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और उनके साथ जो अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा था वो गए उनके सामने। अंसारीज़ की डिग्निटी भी हर्ट हुई क्योंकि हर पर्सन उनको अपना अपार्टमेंट देने से मना कर दे रहा था। प्रॉपर्टी डीलर ने सजेस्ट किया कि वो अपना नाम बदल ले, मगर उनकी डिग्निटी, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट ने उनको रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई वो अपना नाम नहीं चेंज करेंगे। ओम प्रकाश और अंसारीज डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस। ओम प्रकाश हो गए, अंसारी हो गए, किसी भी इंसान, यार किसी भी इंसान को हमें कभी भी गलत बिहेव कभी भी किसी के साथ नहीं करना चाहिए, ठीक है। इक्वालिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब हमारे संविधान ने तो हमारे लिए इक्वालिटी ही दी है। हर देश का नागरिक संविधान के सामने, कानून के सामने बिल्कुल बराबर है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल। हमारा संविधान सबको इक्वल, एक बराबर का दर्जा देता है। इसका ये मतलब है कि हर इंडिविजुअल जो कि कंट्री में रहता है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, किसी भी कास्ट का, धर्म का, ट्राइब का, एजुकेशन, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, पैसा हो नहीं हो, सब बिल्कुल बराबर है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है। दिस इज़ नॉट टू से, ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि इनइक्वालिटी सीजेस टू एग्जिस्ट, मतलब हम इक्वालिटी हमें संविधान ने दिया, बट हमको पता है ना कि हमारे समाज में हम डेली देखते हैं, भाई बचपन से देखते आ रहे हैं कि कितनी असमानताएं हैं हमारे समाज में। तो डेमोक्रेटिक इंडिया के लिए एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो सब कुछ मतलब बराबर ही होना चाहिए ना, हर किसी को बराबर हक मिलने चाहिए। पार्लियामेंट कॉर्नरस्टोन होता है डेमोक्रेसी का, और सारे के सारे इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव साथ में खड़े हुए उनको दिखा रखा है। पहले ज़माने में कोई लॉ नहीं होता था, तभी इनके साथ इतना बुरा बर्ताव होता था, बट अब जो है, अब तो लॉ है। अगर आप कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करे, आपके कास्ट के, धर्म के या किसी भी आधार पर, तो आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। तो हमारे संविधान ने हम लोगों को राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन दिया है, मतलब कोई हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकता। पूरा संविधान में हर इंसान बराबर है, ठीक है। डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए एज इक्वल्स। ये रिकॉग्निशन जो इक्वालिटी का दिया हुआ है, ठीक है, उसके कुछ प्रोविजन है। फर्स्ट, दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ। इससे हम लोग को क्या पता लगता है कि हर एक इंसान कानून के सामने तो बिल्कुल बराबर है। एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ। व्हाट दिस मीन्स, इसका ये मतलब है कि हर पर्सन, चाहे वो प्रेसिडेंट हो कंट्री का या कांता जैसी डोमेस्टिक वर्कर हो, हर किसी को सेम लॉज ओबे करने पड़ेंगे। मतलब जो कानून बनाए गए हैं वो कानून सबको ही पालन करने पड़ेंगे, चाहे वो कितना गरीब इंसान हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। सेकंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वट एवर दे आर, और वेदर दे आर मेल और फीमेल। तो फर्स्ट पर्सन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ, ये पहला पॉइंट है कि किस तरीके से संविधान हमें इक्वालिटी देता है। दूसरा पॉइंट है, किसी पर्सन के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते। नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर मेल और फीमेल, ठीक है। थर्ड क्या है, आप सेकंड था किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते इनमें से किसी भी कारण की वजह से। थर्ड, पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल, शॉप्स एंड मार्केट्स। तो जितने भी पब्लिक प्लेस हैं, मतलब जितनी भी सरकारी जगह हैं, प्लेग्राउंड हो गए, होटल हो गए, शॉप, दुकानें हो गई, मार्केट हो गई, कोई भी इसमें जा सकता है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, कोई भी हो, वो उसमें जा सकता है, कोई उसे रोक नहीं सकता।
ऑल पर्सन कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल वेल्स। पब्लिकली अवेलेबल मतलब जो सरकारी, जो देश के हैं, जैसे नदी, कुएं वगैरह, रोड्स हो गई, बाथिंग घाट्स हो गए, ये सब कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। चौथा, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड। अनटचेबिलिटी, छुआछूत, ये जो थी ना कि भाई छुआछूत की वो करते थे कि भाई ये नीचा है इसको मत छुओ, ये चीज़ ख़त्म कर दी गई और ये क्राइम बन चुका है। ऐसा करेंगे तो जेल में पहुंचेंगे। Two ways in which government has tried to implement the equality that is guaranteed in the constitution is first through laws and second through government program। पहले तो laws, ये सारे लॉ बना दिया, राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। फिर गवर्नमेंट ऐसे प्रोग्राम भी चला रही है जिससे इंश्योर किया जाए कि ये चल रहा है, ठीक है। प्रोग्राम स्कीम चला रही है, काफ़ी सारे लॉज हैं इंडिया में जो प्रोटेक्ट करते हैं हर पर्सन के राइट को कि वो बिल्कुल इक्वली ट्रीट हो, कोई उसके साथ भेदभाव ना हो। इस तरीके के काफ़ी सारे लॉज बनाए गए हैं। इन एडिशन टू दिस, गवर्नमेंट जो है ने काफ़ी सारी स्कीम्स चला रखी हैं ताकि लोगों की जो लाइफ्स है उसको इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है कई सदियों तक। तो जो लोगों ने, दी स्कीम्स आर टू इंश्योर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु हैव नॉट हैड दिस इन द पास्ट। मतलब लोगों के पास पहले अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि उनके, मतलब वो उनके साथ जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठा सके, अब उनके पास है। काफ़ी सारे स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें से एक स्टेप है मिड डे मील। इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं ना, उसमें बच्चों को पका हुआ खाना खिलाया जाता है। तमिलनाडु में सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था 2001 में। फिर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से कहा कि सारे के सारे स्टेट्स में हो जाना चाहिए 6 महीने के अंदर अंदर। इस प्रोग्राम के काफ़ी सारे पॉजिटिव इफेक्ट थे। एक पहला ये हुआ कि बच्चे ज़्यादा, जो पुअर बच्चे थे वो स्कूल आने लगे, क्योंकि वे पढ़ाई भी हो जाती थी और खाना भी मिल जाता था दोपहर का। टीचर्स कहते थे कि बच्चों को पहले खाना लेने के लिए घर जाना पड़ता था और फिर वो स्कूल वापस ही नहीं आते थे, ठीक है। और स्कूल में खाना मिलने लगा तो वो घर नहीं जाते हैं। उनकी अटेंडेंस भी इम्प्रूव हुई है। उनकी जो माएँ जो काम वाम पे जाती हैं बेचारी, उनको भी अपने बच्चे को, अब उनको पता है कि उनके बच्चे को खाना मिल जाएगा, अब उनको उनका मतलब वापस आने की ज़रूरत नहीं है काम से। इस प्रोग्राम ने हेल्प की है कास्ट की जो प्रिजुडाइज का मतलब होता है जो पहले से थिंकिंग होती है, ये कास्ट छोटी है, कास्ट बड़ी है, इसको भी हटाने में मदद की है। क्योंकि लोअर कास्ट और अपर कास्ट के बच्चों को हर समय स्कूल में एक साथ ही खाना मिलता है और वो एक ही जगह पर बैठ के खाना खाते हैं। कई जगह तो दलित वुमेन को खाना पकाने के लिए रखा गया है। मिड डे प्रोग्राम ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है बच्चों को भूख मिटाने के लिए भी, और जो बच्चे स्कूल नहीं आते थे और स्कूल में खाली पेट कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते थे, अब उनको भरपेट खाना मिल जाता है। गवर्नमेंट ने काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स लाए हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इंक्रीजिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब आपको अफसरों के लिए बिल्कुल सेम अधिकार है। मिड डे मील प्रोग्राम ने काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया है पुअर बच्चों का एनरोलमेंट स्कूल में, बट फिर भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस है कंट्री में। स्कूल जो है उनमें, जो गवर्नमेंट स्कूल है वो काफ़ी ख़राब होते हैं, रिच जो है वो प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं, पुअर गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत बहुत ख़राब रहती है। इवन टुडे आज भी काफ़ी सारे स्कूल्स जो है कंट्री में जिसमें दलित चिल्ड्रन, जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ आज भी काफ़ी बुरा व्यवहार किया जाता है। These children are forced into unequal situation in which their dignity, काफ़ी unequal situations में इनको रख देते हैं जिसमें इनकी इज्जत, मतलब इनकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती है, क्योंकि this is because people refuse to think of them as equal even though the law requires it। लोग मतलब लॉ की भी नहीं मानते हैं। मेन रीजंस रहा है कि वन ऑफ द मेन रीज़न इस एटीट्यूड का ये है काफ़ी जो धीरे धीरे बदलाव आया है। इवन दो सारे लोग अवेयर हैं कि डिस्क्रिमिनेशन जो है, भेदभाव करना, ये कानून के खिलाफ है, फिर भी लोग अनइक्वली एक दूसरे को ट्रीट करते हैं। कास्ट के, धर्म के, हर इकोनॉमिक एबिलिटी, इन सब के आधार पर वुमेन के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता है। इट इज़ ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज़ इन्फीरियर। तो जब लोग खुद बिलीव करना शुरू कर देंगे ना कि कोई भी नीचा नहीं होता, हर पर्सन को इज्जत के साथ ट्रीट करना चाहिए, तभी जो है प्रेजेंट एटीट्यूड जो है चेंज हो पाएगा। इक्वालिटी जो है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में तभी आ पाएगी जब लोगों को के मन को बदला जाए, लोगों के दिमाग को बदला जाए, तभी जो स्ट्रगल है इक्वालिटी की, इंडिया की कि सब बराबर होंगे, ये तभी कंप्लीट हो पाएगी। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिखते हैं, इट इज़ डिस्ग्रेसफुल टू लिव एट द कॉस्ट ऑफ वन सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रेस्पेक्ट इज़ मोस्ट वाइटल फैक्टर्स इन लाइफ। मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आप हम अपनी इज्जत ना कर पाएँ तो ये चीज़ तो बहुत ही गलत बात है। इसके बिना मैन जो है ना वो बिल्कुल एक मतलब
इसमें इन्होंने अपनी व्यूज़ लिखी है और व्यूज़ में सिर्फ ये मतलब ये यही लिखते हैं, मैन जो है वो मॉर्टल है, कभी ना कभी मर जाएगा, हर किसी को हमेशा एक ना एक दिन मरना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी लाइफ जो है आपने कितने अच्छे से जी है, आपको कितने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, चाहे कितनी भी आपने स्ट्रगल करी हो, मगर आपका जो कॉन्फिडेंस है, स्ट्रेंथ है और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट वो कभी नहीं जानी चाहिए। अब इशूज़ ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसी, सिर्फ इंडिया में ही नहीं होता है कि भेदभाव कर रहे हैं, यूएस में भी जो ब्लैक्स थे ना, यूएस के जो काले लोग हैं, मतलब काले लोग जो रहते हैं अफ्रीका से आए हुए वहाँ पर, उनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता था। स्ट्रगल फॉर इनइक्वालिटी वहाँ पर भी चली है। ठीक है, यूएस का एग्जांपल लेते हैं। इसमें जो अफ्रीकन अमेरिकन थे जिनके एंसेस्टर्स स्लेव की तरह, गुलाम की तरह अफ्रीका में आए थे, उनको काफ़ी ज़्यादा आज भी ख़राब तरीके से ट्रीट किया जाता है। 1950s के टाइम पे राइट टू इक्वालिटी मूवमेंट चला अफ्रीका में। इसमें जो अफ्रीकन अमेरिकन थे उन्होंने इस बात के खिलाफ आंदोलन किया कि उनके साथ कितना ज़्यादा खराब व्यवहार किया जाता है और उनको डे टू डे लाइफ में और लॉ के थ्रू, कानून के थ्रू भी उनको इक्वालिटी नहीं दी गई थी। एग्जाम्पल दिया जाता है, एक बार एक बस में ट्रैवल कर रही थी एक औरत, मतलब पहले बताते हैं कि जो ब्लैक है ना वो वाइट के साथ बैठ भी नहीं सकते थे सेम सीट पर। ठीक है, और अगर कोई ब्लैक बैठा हुआ है, वाइट आ गया तो ब्लैक को उठना पड़ेगा और वो वाइट को सीट देगा। इस तरीके के चीज़ें वहाँ पर चलती थी। रोज़ा पार्कर थी, ठीक है, वो एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी, काफ़ी थक गई थी पूरे दिन के वर्क के बाद, और उन्होंने मतलब एक वाइट मैन आया और उसने कहा कि उठो, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर 1 दिसंबर 1955 में उनका जो रिफ्यूज़ल था, उन्होंने मना कर दिया था कि मैं नहीं उठूँगी, तो काफ़ी एक आंदोलन सा छिड़ गया। मतलब फिर ये बात बहुत ज़्यादा सामने आई कि अफ्रीकन अमेरिकन जो थे उनके साथ कितना ज़्यादा बुरा बर्ताव किया जाता था, कितना उनके साथ अत्याचार होता था। तो काफ़ी आंदोलन हुआ और ये जो आंदोलन हुआ इसको हम सिविल राइट्स मूवमेंट के नाम से जानते हैं। और सिविल राइट एक्ट पास हो गया 1964 में। 1964 में सिविल राइट एक्ट पास हो गया जिसने भेदभाव करना किसी भी रेस के आधार पर, धर्म के आधार पर और किसी भी आधार पर, नेशनल ओरिजिन की, किस आप राष्ट्र से आए हैं, आपकी रेस क्या है, आपका धर्म क्या है, इसके बिहाफ पे आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। और इसने ये भी कहा कि हर चीज़ अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन के लिए ओपन होगी और उनको अलग स्कूल्स, पहले स्कूल भी अलग होते थे, अब फिर एक ही कर दिया, अलग स्कूल उन्हें अटेंड नहीं करने पड़ेंगे। डिस्पाइट मेजॉरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन जो हैं वो फिर भी ये सब लॉज बन गए, उसके बाद भी जैसे आज भी दलित्स काफ़ी गरीब है, उसी तरीके से अफ्रीकन अमेरिकन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गरीब है। ज़्यादातर अफ्रीकन अमेरिकन स्कूल जो हैं वो सिर्फ जो बच्चे हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में जा सकते हैं, काफ़ी फ्यूअर फैसिलिटी होती हैं और काफ़ी ख़राब टीचर्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू वाइट स्टूडेंट्स जो कि प्राइवेट स्कूल में जाते हैं और ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पर काफ़ी अच्छे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं। तो मतलब बिल्कुल सेम ही भेदभाव का वहाँ पर ब्लैक्स के साथ होता है यूएस में, हमारे साथ दलित, हमारे देश में दलित्स के साथ होता है। तो ये चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। इस चैप्टर में हम लोगों ने इक्वालिटी के बारे में देखा। और एक आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, देखिए ये वीडियो हमारा 25 मिनट का हो गया है, कि मैं बड़े वीडियोस बनाऊं और एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कवर कर दूं, या फिर दो छोटे छोटे वीडियो जैसे कि 12-12 मिनट के 2 वीडियो बना करके मैं चैप्टर कवर करती। तो आप बताइएगा आपको कैसे ज़्यादा सही लगता है। थैंक यू।